हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यापंत अकेडमी। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस का पहला चैप्टर जो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन को पहचानते कैसे हैं। देन हम सीखेंगे कि केमिकल रिएक्शन को जो पहचान लिया है तो उसको लिखा कैसे जाएगा, उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा। देन हम पढ़ेंगे कि आपके केमिकल रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम आगे जाएंगे और देखेंगे कि केमिकल रिएक्शंस का डेली लाइफ में एप्लीकेशन क्या होता है, और खासकर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस पे ज़्यादा ध्यान देंगे कि ऑक्सीडेशन का आपके डेली लाइफ में क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन होते क्या हैं। पहली हेडिंग, तो सबसे पहले देखना है कि केमिकल रिएक्शंस आपके हैं क्या। व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन, की केमिकल रिएक्शन ये चीज क्या है, ठीक है। तो क्लास 9 में हम पढ़ के आए हैं कि केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है, कि केमिकल चेंज। और केमिकल चेंज में क्या होता था कि एक सब्सटेंस से नया सब्सटेंस बनता था। एक सब्सटेंस लेता था मैं और उससे एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस लेता था, उससे नए सब्सटेंसेस बनते थे। यानी जो पहले सब्सटेंस लिया है उसकी प्रॉपर्टीज कुछ और होती थी, और जो नया सब्सटेंस लिया है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज कुछ और होती थी। यानी केमिकल कंपोजिशन में कुछ ना कुछ चेंज होता था दोनों सब्सटेंसेस के बीच में, जो सब्सटेंस पहले लिया गया है और जो सब्सटेंस नया बन के तैयार हुआ है, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस है, केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक या एक से ज्यादा सब्सटेंसेस में केमिकल चेंज होगा। एक या एक से ज्यादा सब्सटेंसेस में केमिकल चेंज होगा, और जिससे मुझे एक या एक से ज्यादा नए सब्सटेंसेस मिलेंगे, जिससे मुझे एक या एक से ज्यादा नए सब्सटेंसेस मिलने वाले हैं, ठीक है। यानी जो पहले सब्सटेंस लिया था वो कुछ और था, और जो केमिकल चेंज के बाद जो सब्सटेंस बना है वो कुछ और होगा, ठीक है। तो ये आपका केमिकल रिएक्शन होता है। सबसे आसान एग्जांपल आपने देखा होगा, घर में आपके मिल्क रखा रहता है, दूध, और दूध से फिर अगर हम दही जमाते हैं तो आपने देखा होगा कर्डलिंग ऑफ मिल्क कहते हैं इसको, ठीक है। तो होता क्या कि मिल्क है, मिल्क की प्रॉपर्टीज कुछ और होती है, और जो आपका दही है, दही की प्रॉपर्टीज कुछ और होती हैं, यानी कर्ड की प्रॉपर्टीज आपकी कुछ और होती है। यानी आपके मिल्क में कहीं ना कहीं एक केमिकल चेंज हुआ, मिल्क में एक कहीं ना कहीं एक केमिकल चेंज हुआ, जिसकी वजह से मुझे नया सब्सटेंस मिला, मुझे कर्ड मिला, है ना, जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज कुछ अलग है, ठीक है। तो यानी ये एक केमिकल रिएक्शन है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक या एक से ज्यादा सब्सटेंसेस में केमिकल चेंज होगा, इसकी वजह से एक या एक से ज्यादा नए सब्सटेंसेस बनकर तैयार होंगे, ठीक है। तो अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं डेली लाइफ में कि केमिकल चेंजेस को कैसे मैं ऑब्जर्व करता हूं, कि केमिकल चेंजेस के एग्जांपल्स देखते हैं कुछ डेली लाइफ में। तो सबसे पहला एग्जांपल है आपका रेस्पिरेशन। बहुत बढ़िया। तो रेस्पिरेशन में आपने देखा होगा कि जैसे मैंने कोई भी चीज खाई, रेस्पिरेशन में आपने देखा होगा, जैसे मैंने आज ब्रेड खाई मान लीजिए मॉर्निंग में, तो ब्रेड में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट का जो ब्रेकडाउन होगा वो होता है ग्लूकोज में। ये तो सबको पता है, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होगा ग्लूकोज में बॉडी में, ठीक है। और उस ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और मिलती है मुझे एनर्जी। यानी एक केमिकल चेंज हो रहा है, एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से मुझे एनर्जी मिल पा रही है और मेरी बॉडी काम कर रही है, ठीक है, कि मेरी बॉडी को फ्यूल की तरह वो काम कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा आप देखेंगे तो फोटोसिंथेसिस, ये तो हम बचपन से पढ़ते हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या होता था कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर ग्लूकोज और क्या बनाते थे? आपका ऑक्सीजन गैस। तो ये प्लांट्स में होता है फोटोसिंथेसिस, ये सभी को पता है कि प्लांट्स में हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता था कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर ग्लूकोज और ऑक्सीजन गैस बनाते थे, यानी हमको ऑक्सीजन गैस मिलती है। तो पेड़ इसीलिए ऑक्सीजन गैस प्रोवाइड करते हैं, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी पहले जो सब्सटेंसेस थे वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर थे, और जो नए सब्सटेंसेस मुझे मिले हैं वो है ग्लूकोज और आपका ऑक्सीजन। वो जो नए सब्सटेंस मिले हैं जो वो है ग्लूकोज और ऑक्सीजन। तो पहले सब्सटेंसेस कुछ और थे, उनकी प्रॉपर्टीज कुछ और अलग थी, और जो नए सब्सटेंसेस बने उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज कुछ और है, यानी एक केमिकल चेंज हुआ है, ठीक है। उसके बाद मैंने कर्डलिंग ऑफ मिल्क की अभी बात की कि कैसे ये एक केमिकल चेंज होता है।
और एक रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, आपने देखा होगा कि कोई भी आयरन का मटेरियल है, कोई भी आयरन का मटेरियल है तो उस पर आपने देखा होगा कि एक काफ़ी समय तक अगर उसे मॉइस्ट एनवायरनमेंट में छोड़ दिया जाए, काफ़ी समय तक अगर उसको मॉइस्ट एनवायरनमेंट में छोड़ दिया जाए तो उस पर एक ब्राउन फ्लेकी लेयर बन जाती है, ठीक है, जिसको मैं रस्ट कहता हूँ कि जंग लग गई कार्बन में, ठीक है। तो ये कोरोजन का प्रोसेस है और इसमें आयरन की हाइड्रेटेड ऑक्साइड बन जाती है। इसके बारे में आगे देखेंगे कैसे ये केमिकल चेंज है, ठीक है। तो ये आपके एग्जांपल्स हुए केमिकल रिएक्शन के। तो इनमें क्या होता है कि पहले सब्सटेंस कुछ और थे, पहले कोई सब्सटेंस कुछ और थे, तो एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस मिले और जिसकी वजह से एक या एक से ज़्यादा नए सब्सटेंसेस बनकर तैयार हुए। तो ऐसी प्रोसेस को कहा जाता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो अब समझ आया होगा आपको कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सभी ने ये एक्सपेरिमेंट लैब में किया होगा लगभग, है ना, कि इसमें क्या करता हूं कि मैं एक मैग्नीशियम का रिबन लेता हूं, मैं एक मैग्नीशियम का रिबन लेता हूं और सबसे पहले क्या किया जाता है, इस मैग्नीशियम के रिबन को सैंड पेपर से क्लीन किया जाता है। तो इसके पीछे भी रीजन होता है कि क्यों सैंड पेपर से इसको क्लीन किया जाता है। तो जो मैग्नीशियम है आपका वो एक रिएक्टिव मेटल होता है, एक मैग्नीशियम है जो वो रिएक्टिव मेटल होता है आपका, मैग्नीशियम है ये रिएक्टिव मेटल होता है। तो ये क्या करता है कि ये एनवायरनमेंट में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है और एक ऑक्साइड की लेयर अपने ऊपर बना लेता है। तो अगर मैंने बिना क्लीन किए यानी सैंड पेपर से बिना क्लीन किए इस मैग्नीशियम रिबन को जलाने की कोशिश की तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा, उतना अच्छा रिएक्शन उतना अच्छे से पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि जो ऑक्साइड लेयर है वो हाईली स्टेबल होती है और वो फर्दर ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के फर्दर रिएक्शन को रोकेगी, ठीक है। इसीलिए मैं क्या करता हूं कि मैग्नीशियम रिबन को पहले सैंड पेपर से क्लीन किया जाता है। तो एक बार मैंने जब मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से क्लीन कर दिया है तो उसके बाद मैं इसको जलाऊंगा इन द प्रेजेंस ऑफ एयर की प्रेजेंस में मैं इसको जलाऊंगा। तो मुझे क्या मिलता है कि मुझे एक वाइट पाउडर मिलता है, मुझे एक वाइट पाउडर मिलता है जो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका, ठीक है। जो ये वाइट पाउडर मिल रहा है ये क्या होता है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है आपका। तो ये एक्सपेरिमेंट आप सभी ने किया होगा कि कैसे मैग्नीशियम से मैग्नीशियम की ऑक्साइड बन रही है, ये सभी ने देखा होगा। यानी पहले मैग्नीशियम था फिर नया सब्सटेंस क्या बना, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, ठीक है। यानी कोई ना कहीं इसमें एक केमिकल चेंज हुआ है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे केमिकल चेंजेस को पहचाना जाएगा। ये केमिकल चेंजेस हैं या केमिकल रिएक्शन है, हो तो रहे हैं लेकिन इनको पहचाना कैसे जाए इस बारे में थोड़ी बात करते हैं। हाँ, तो कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ ऑब्जर्वेशंस होती हैं जिनकी हेल्प से मैं पहचान सकता हूँ कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, मतलब हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक। तो कुछ ये मेजर चेंजेस हैं जो हमें देखने को मिल जाते हैं आसानी से, ठीक है। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि आपने कोई रिएक्शन कराया और जो रिएक्शन में जो आपने सॉल्यूशन यूज किया उसका कलर चेंज हो जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया कि मैंने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाया, मैंने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाया और उसमें जिंक की रॉड डिप कर दी। मैंने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाया और उसमें क्या की जिंक की रॉड डिप कर दी, ठीक है। तो क्या होगा आप देखेंगे कि कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन होता है वो कुछ देर बाद धीरे धीरे फेड होने लगेगा, ठीक है, और वो समय के साथ डिसअपियर होता चला जाएगा, यानी सॉल्यूशन के कलर में चेंज आए। तो इससे मुझे पता चलता है कि कहीं ना कहीं कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा, ठीक है। इसी के साथ आपने देखा होगा कि काफी बार स्टेट में भी चेंज आ जाता है कि पहले सब्सटेंस किसी और स्टेट में था फिर सब्सटेंस किसी और स्टेट में चला गया, ठीक है। तो ये भी देखा होगा। और आपने देखा होगा कि इवोल्यूशन ऑफ गैस, कि काफी केसेस में क्या होता है कि गैसेस भी इवॉल्व होती हैं जब केमिकल रिएक्शन होता है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि जब लेड नाइट्रेट का थर्मल डिकम्पोजिशन किया जाता है, यानी उसको स्ट्रांगली हीट किया जाता है, उसका थर्मल डिकम्पोजिशन किया जाता है, तो ब्राउन फ्यूम्स उठती हैं। वो ब्राउन फ्यूम्स किस चीज़ की होती हैं, आपकी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की, ठीक है, NO2 की ब्राउन फ्यूम्स होती हैं वो। तो इससे मुझे पता चलता है कि गैस इवॉल्व हो रही है,
या फिर क्या होता है कि कभी कभार कभी कभार रिएक्शंस में क्या होता है कि टेम्परेचर का भी चेंज आ जाता है। तो टेम्परेचर का चेंज आपने देखा होगा, जैसे कि आपका कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। तो कैल्शियम ऑक्साइड को मैं वाटर में डिसॉल्व करता हूँ, तो कैल्शियम ऑक्साइड को मैं वाटर में डिसॉल्व करता हूँ, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो आपने देखा होगा कि बीकर है वो हीट करने लगता है, हल्का हल्का वो गर्म होने लगता है, यानी आपका सॉल्यूशन है उसके टेम्परेचर में चेंज आने लगता है, ठीक है। इसके अलावा भी आपने एक दो ऑब्जर्वेशंस ऑब्जर्व की होंगी, एक दो चीज़ें और ऑब्जर्व की होंगी, जैसे कि काफ़ी केसेस में क्या होता है कि प्रेसिपिटेट बन जाता है। प्रेसिपिटेट क्या होता है? इनसॉल्युबल सब्सटेंस, ठीक है, एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस बन जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के सॉल्यूशंस को जब मिक्स किया जाता है तो बेरियम सल्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट भी कुछ केसेस में हो जाता है। क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जिनकी मदद से मैं पहचान सकता हूँ कि केमिकल रिएक्शन आपका हुआ है या नहीं हुआ है, या हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो क्या ऑब्जर्वेशंस है कि आपका जो रिएक्शन मिक्सचर है तो उसका कलर चेंज हो जाए, या फिर कोई सब्सटेंस लिया था उसकी स्टेट चेंज हो जाए, या फिर आपने देखा कि कोई गैस इवॉल्व हो रही है, किसी गैस का इवोल्यूशन हो जाए, या फिर सॉल्यूशन का जो मिक्सचर लिया है आपने उसका टेम्परेचर चेंज हो जाए, या फिर कोई प्रेसिपिटेट बन जाए। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जिससे पहचाना जा सकता है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है या केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है। तो ये आसान ऑब्जर्वेशंस है। तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। तो अगला जो स्टेप है वो है कि केमिकल रिएक्शन हो गया, और केमिकल रिएक्शन को मैंने पहचान भी लिया कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तरीके भी सीख लिए कि कैसे पहचानेंगे। तो अब अगली जो चीज़ है कि जो केमिकल रिएक्शन हो गया आपका, अब कैसे पहचाना जाए, कैसे लिखा जाए कि अब इस जो रिएक्शन हुआ है इसको रिप्रेजेंट कैसे करूं, इस रिएक्शन को मैं लिखूं कैसे कि जो केमिकल रिएक्शन हो गया है इसको दूसरों को कैसे बताऊं, कैसे लिख के बताऊं कि केमिकल रिएक्शन हो गया। तो किन तरीकों से मैं केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकता हूं, अब इसकी बात होगी, ठीक है। तो मेरे पास 3 तरीके होते हैं, जनरली मेरे पास 3 तरीके होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो सबसे पहला जो तरीका होता है वो होता है कि मैं स्टेटमेंट वाइज स्टेटमेंट लिखते जाऊं कि ये रिएक्शन हुआ है, सिंपली लिटरेचर लिखते जाऊं और बता दूं कि ये केमिकल रिएक्शन हो गया है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन दिखाया था कि मैग्नीशियम रिबन को जब एयर या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनती है। तो अब मैं इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख देता हूँ उठा के, जैसे कि मैग्नीशियम is burned in presence of oxygen to give मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी जो व्हाइट पाउडर बन रहा था वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का था। तो सिंपली मैंने क्या किया, ये लंबी सी स्टेटमेंट लिख दी और बताया कि ये केमिकल रिएक्शन हुआ है। लेकिन ये स्टेटमेंट बहुत ही ज़्यादा लंबी है और कॉम्पैक्ट फॉर्म में नहीं है, और ये टाइम कंज्यूमिंग बहुत है। इसमें मैंने क्या किया, एक एक वर्ड को, पूरी प्रोसेस को एकदम लॉन्ग वे में समझाया है। लेकिन इसको थोड़ा कॉम्पैक्ट किया जा सकता है। अब मैं क्या करूँ कि जो मेरे रिएक्टेंट्स हैं और जो मेरे प्रोडक्ट हैं, यानी जो मैंने सब्सटेंसेस पहले लिए थे, ठीक है, और जो नए सब्सटेंसेस बने हैं उनको सिंपली मैं लिख दूं, उनको मैं सिंपली लिखूं और केमिकल रिएक्शन को मैं दिखाऊं। तो जो ये फॉर्म मैंने अभी इससे पहले यूज की है कि स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा, तो ये क्या होता है कि ये आपकी स्टेटमेंट मैंने लिख दी उठा के, ठीक है, ये मैंने स्टेटमेंट लिख दी, तो केमिकल रिएक्शन को स्टेटमेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। इसके अलावा और क्या होता है कि अगला स्टेप क्या है कि मेन वर्ड्स को मैं पिक आउट करूं, ठीक है। जैसे मैग्नीशियम,
एक सब्सटेंस था, ऑक्सीजन दूसरा सब्सटेंस, और बना क्या, मैग्नीशियम की ऑक्साइड। ठीक है, तो अब मैं इनको लिखता हूं। तो रिएक्शन क्या हुआ कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अब इसमें मैंने क्या किया कि मेन वर्ड्स को पिक किया, जो मेरे सब्सटेंसेस थे जो मैंने इनिशियली लिए, और जो फाइनल जो सब्सटेंस बन के तैयार हुआ उनको लिखा, और मैंने अपने रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया। लेकिन ये भी एक कन्वीनियंट वे नहीं है, ये भी एक अच्छा तरीका नहीं है किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि ये भी बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। कभी बहुत बड़े बड़े रिएक्टेंट प्रोडक्ट आ जाते हैं जिनके नाम बहुत लंबे लंबे होते हैं। ठीक है, तो ऐसे केसेस में ये मेथड भी आपका कन्वीनियंट नहीं है। तो अब क्या किया जाए, अब मैं इसको कहता हूं कि ये क्या है, आपकी वर्ड इक्वेशन, क्योंकि वर्ड्स के फॉर्म में मैंने रिप्रेजेंट किया है कि वर्ड्स का यूज करके मैंने अपने केमिकल रिएक्शन को लिखा है, तो इसको कहते हैं वर्ड इक्वेशन। लेकिन इसके अलावा भी एक तरीका है कि मैंने सीखा है कि केमिस्ट्री में मेरे सिंबल्स और फॉर्मूले बहुत काम आते हैं। तो अब मैं क्या करूं, जो मुझे सब्सटेंसेस मिले हैं इनके लिए सिंबल्स और फॉर्मूले का यूज करके एक इक्वेशन लिख लो। ठीक है, तो मैग्नीशियम के लिए क्या यूज होता है, Mg। ऑक्सीजन के क्या, ऑक्सीजन गैस क्या होती है, O2 गिव्स MgO। यानी ये तरीका है आपके केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का, अगला तरीका आ गया। और इसी तरीके को कहा जाता है, इसी वे को कहा जाता है कि ये एक केमिकल इक्वेशन है। यही तरीका होता है केमिकल इक्वेशन लिखने का। तो केमिकल इक्वेशन आपकी हुई क्या, केमिकल इक्वेशन आपकी एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। केमिकल इक्वेशन क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है केमिकल रिएक्शंस की, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है केमिकल रिएक्शंस की यूजिंग सिंबल्स एंड फॉर्मूले। फॉर्मूले और सिंबल्स का यूज करके जब केमिकल रिएक्शन को लिखा जाए तो इस मेथड को बोलते हैं, या इस तरीके को बोलते हैं कि मैं केमिकल इक्वेशन लिख रहा हूं। तो केमिकल इक्वेशन क्या होती है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है केमिकल रिएक्शन की। ठीक है, तो इसके आगे मैं लिख देता हूं स्केलेटल, क्योंकि ये अभी बैलेंस नहीं है, अभी समझाऊंगा कि बैलेंस कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये एक स्केलेटल इक्वेशन है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन क्या होती है, जैसा मैंने अभी बताया, केमिकल इक्वेशन एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, केमिकल इक्वेशन एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किस चीज की, केमिकल रिएक्शन की। और क्या यूज करके, कि मैं एलिमेंट्स के सिंबल यूज करूं या फिर कंपाउंड्स के फॉर्मूले यूज करूं। ये एलिमेंट्स के सिंबल और फॉर्मूले यूज कर करके, कि जो भी मेरे पास सब्सटेंसेज हैं उनके सिंबल्स और फॉर्मूले यूज कर करके मैं अपने केमिकल रिएक्शन को लिखना स्टार्ट करूं। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है रिप्रेजेंट करने का, और ये सबसे बढ़िया तरीका होता है, और इसी को हम केमिस्ट्री में यूज करेंगे क्योंकि ये कॉम्पैक्ट है और कन्वीनियंट भी है, कि आसानी से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, टाइम सेव करता है, और सही तरीके से रिप्रेजेंटेशन भी हो जाता है। ठीक है, तो और इक्वेशन लिखते हैं जो आपने छोटी क्लासेस में देखी होंगी, जैसे C+O2 गिव्स CO2। सबने देखी होगी ये इक्वेशन। ठीक है, तो इस इक्वेशन में जो मैंने, इस केमिकल इक्वेशन में जो मैंने इनिशियल सब्सटेंसेस लिए हैं, जो इनिशियल सब्सटेंसेस लिए हैं इन्हें कहा जाता है रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स ठीक है, और जो नए आपके सब्सटेंसेस बनकर रेडी हुए हैं, तो नए सब्सटेंसेस बने हैं, इन्हें कहा जाता है प्रोडक्ट्स। इन्हें क्या कहा जाता है, प्रोडक्ट्स। ठीक है, रिएक्टेंट्स को क्या किया जाता है, प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स। ठीक, क्योंकि एक ही है यहाँ पे तो इसे मैंने प्रोडक्ट लिख लिया, अगर एक से ज्यादा होता तो प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स वो सब्सटेंसेस हैं जो मैंने इनिशियली लिए हैं। ठीक है, और जो नए सब्सटेंसेस बनकर केमिकल रिएक्शन के बाद जो नए सब्सटेंसेस बने हैं उन्हें कहा जाता है प्रोडक्ट्स। ठीक है, कि इस रिएक्शन के ये प्रोडक्ट है। उसके अलावा अगर आपने मान लीजिए कि
आपने हीट किया है, कि रिएक्शन मिक्सचर को आपने मान लीजिए हीट किया है, ठीक है। तो जो ये एरो के ऊपर जो चीज लिखी जाएगी, एरो के ऊपर जो चीज लिखेंगे उसको कहते हैं रिएक्शन कंडीशंस, रिएक्शन कंडीशंस। ठीक है। इसके अलावा कभी कभी आपको कोफिशिएंट और देखने को मिलेंगे, कभी कभी कोफिशिएंट और देखने को मिलेंगे, तो कि इनके आगे कुछ नंबर्स और लिखे होते हैं, उसके बारे में अभी आगे बात करेंगे, उसके बारे में अभी आगे बात करेंगे कि इनके आगे कुछ नंबर्स और लिखे होते हैं तो उनको क्या कहते हैं। ठीक है। तो अभी मैंने सिखाया कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है और केमिकल इक्वेशन लिखते कैसे हैं। तो केमिकल इक्वेशन लिखने का तरीका क्या है कि जो भी आपके सब्सटेंसेज हैं उनके लिए अप्रोप्रिएट सिंबल्स और फॉर्मूले का यूज कीजिए और रिएक्शन को रिप्रेजेंट कीजिए, वही रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन आपका केमिकल इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, तो अब जो केमिकल इक्वेशन जिसकी मैं बात कर रहा था उसको बैलेंस कैसे किया जाए, अगला तरीका ये सीखते हैं कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाए और ये किस बेसिस पे बैलेंस किया जाता है और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती क्या है, इस बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो आप सभी ने पढ़ा होगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन जब होता है तो ना मैं मास को क्रिएट कर सकता हूं और ना मैं मास को डिस्ट्रॉय कर सकता हूं, यानी मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में ना मास को क्रिएट किया जा सकता है ना मास को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसका मतलब क्या होगा कि जो जितना अमाउंट मैंने रिएक्टेंट्स का लिया है, जो मास मैंने रिएक्टेंट्स का लिया है उतना ही मास प्रोडक्ट बनकर तैयार होगा। जितना मास मैंने रिएक्टेंट का लिया है उतना ही मास प्रोडक्ट्स का होगा अगर रिएक्शन फुली कंप्लीट हो गई। ठीक है। तो जितना मास रिएक्टेंट का लिया उतना ही प्रोडक्ट बनेगा। और ये कब पॉसिबल है? ये कब पॉसिबल है कि जब, तो ये कब पॉसिबल है जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करें। ठीक है। तो केमिकल इक्वेशंस को अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बेसिस पर ही बैलेंस किया जाएगा। तो उसके लिए क्या होता है, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, पहले ये देखते हैं। एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है कि जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, यानी हर एलिमेंट के जो आपके एटम्स हैं वो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड सेम आने चाहिए। जो भी आपके एलिमेंट्स के एटम्स हैं वो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड सेम आने चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे ये पिछला एग्जांपल लेते हैं जो मैंने अभी दिया था। ठीक है। C+O2 गिव्स CO2। तो एक कार्बन एटम यहाँ, एक कार्बन एटम यहाँ, दो ऑक्सीजन के एटम यहाँ, दो ऑक्सीजन के एटम यहाँ, यानी कि ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की खासियत क्या होती है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की खासियत ये होती है कि इसमें मास एज वेल एज नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, दोनों साइड बराबर होंगे पर्टिकुलर एलिमेंट के। ठीक है। जैसे कार्बन का एक एटम इधर, कार्बन का एक एटम उधर, ऑक्सीजन इधर दो, ऑक्सीजन उधर भी दो हैं आपके पास। ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किस बेसिस पे किया जाता है? तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है आपके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बेसिस पे। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। की केमिकल रिएक्शन के दौरान ना मैं मास को क्रिएट कर सकता हूँ और ना ही मैं मास को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। तो इससे मुझे समझ क्या आया कि जितना मास मैंने रिएक्टेंट साइड लिया है, जो मास मैंने रिएक्टेंट्स का लिया है उतना ही प्रोडक्ट का मास मुझे मिलने वाला है अगर केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। ठीक है। और इसके लिए मुझे क्या चाहिए कि जो नंबर ऑफ एटम्स हैं ईच एलिमेंट के वो दोनों साइड बराबर होने चाहिए, कि हर एलिमेंट के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो दोनों साइड बराबर होने चाहिए। तो तभी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जा सकता है। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है? जिसमें मास एज वेल एज नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इक्वल हो दोनों साइड। ठीक है। तो ये आपकी एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हुई। ठीक है। वो दिखाते हैं कि मास कैसे इक्वल आता है। ठीक है। तो मान लीजिए मैंने कार्बन लिया 12 ग्राम,
और ऑक्सीजन मैंने लिया 32 ग्राम। ठीक है, तो रिएक्टेंट का मास कितना हो गया टोटल 44 ग्राम। ठीक, 12 प्लस 32, ठीक है 44 ग्राम। तो प्रोडक्ट भी 44 ग्राम ही बनना चाहिए। ठीक है, देखते हैं इधर। तो कार्बन का मास 12 और 2 ऑक्सीजन यानी 32 इसमें कार्बन डाइऑक्साइड में, तो ये भी 44 ग्राम ही आया। यानी जितना मास मैंने रिएक्टेंट का लिया था उतना ही प्रोडक्ट बनकर तैयार हुआ, उतना ही मास प्रोडक्ट का बनकर तैयार हुआ। ठीक है, तो मेरा पर्पस क्या है कि नंबर ऑफ एटम्स को कैसे भी दोनों साइड बैलेंस किया जाए। पर्टिकुलर टाइप के जो एटम्स हैं उनके नंबर्स को दोनों साइड बैलेंस किया जाए, मास ऑटोमेटिकली बैलेंस होगा और आपकी केमिकल इक्वेशन भी बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप मेथड यूज करेंगे। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। उससे पहले मैंने एक स्केलेटल इक्वेशन छोड़ दी थी। अगर आपको ध्यान हो, एक स्केलेटल इक्वेशन छोड़ दी थी मैंने, Mg प्लस O2 गिव्स MgO। ठीक है, यहीं से स्टार्ट किया तो इसी इक्वेशन को छोड़ दिया था। ठीक है, तो इसको कैसे बैलेंस किया जाएगा, तो मैंने बताया कि नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करना है दोनों साइड पर्टिकुलर टाइप। तो देखिए यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, उस साइड कितना है, सिर्फ 1, यहाँ 2 लगाइए। ठीक है, यहाँ मैग्नीशियम कितने हैं, 2 है, और यहाँ कितना है, 1 है, तो यहाँ 2 लगाइए। तो रूल्स क्या फॉलो होते हैं केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते टाइम। पहला रूल कि मैं जो ये सबस्क्रिप्ट है इसको चेंज नहीं कर सकता। सबस्क्रिप्ट के साथ मैं कोई चेंजेस नहीं ला सकता, क्योंकि अगर मैंने सबस्क्रिप्ट चेंज कर दी तो आपके कंपाउंड का फॉर्मूला बदल जाएगा, फॉर्मूला बदलेगा तो आपके रिएक्टेंट ही बदल गए। ठीक है, तो सबस्क्रिप्ट के साथ कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं कि O2 यहाँ है तो मैं यहाँ 2 लिख दूँ, ये बहुत गलत बात होगी। ठीक है, ऐसा नहीं किया जाएगा। मैं क्या करूँगा कि मैं सिर्फ जो ये कोफिशिएंट आने लग रहा है, ये कोफिशिएंट जिन्हें स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोला जाता है, इन जो ये आगे लग रहे हैं, इनको एलिमेंट्स के जो आगे लिखे जा रहे हैं सिर्फ इनके साथ ही चेंजेस मैं लाऊंगा, इन्हीं को चेंज करता जाऊंगा। ठीक है, और अपने केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, तो पहला सोडियम है। ठीक है, सोडियम है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है और हाइड्रोजन अदर प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाएगा, पहले इसको लिख लेते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन को लिख लेते हैं पहले। सोडियम प्लस H2O गिव्स NaOH प्लस H2। ठीक है, मैंने पहले रिएक्शन को कॉपी कर लिया है, तो अब बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या स्टेप होती है कि सभी एलिमेंट के एटम्स को काउंट कीजिए कि रिएक्टेंट साइड कितने और प्रोडक्ट साइड कितने। ठीक है, इस मेथड को बोला जाता है हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, तो सोडियम यहाँ पर 1 है, सोडियम 1 है यहाँ पर, सही है। ऑक्सीजन यहाँ 1 है, ऑक्सीजन इस साइड भी 1 है, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 1 और 2 3 है, यानी हाइड्रोजन के एटम बैलेंस नहीं है। तो हाइड्रोजन के एटम्स को मुझे बैलेंस करना है यूजिंग हिट एंड ट्रायल मेथड। तो इधर हाइड्रोजन के एटम्स 2 हैं, इधर 3 हैं, तो इसको दोनों तरफ 2-2 कैसे बनाया जाए, इस बारे में देखते हैं, है ना। ये दोनों तरफ एटम्स को बैलेंस कैसे किया जाए। तो आपने बेसिक मैथ सीखी होगी, तो उसमें होगा कि अगर 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 1 आ जाता है। ठीक है, तो अगर मैं हाइड्रोजन जो इवॉल्व हो रही है इसके आगे 1/2 लगा दूं, तो अब हाइड्रोजन यहाँ कितना बचा, 1, और 1 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन। ठीक है, और इस साइड भी 2 हाइड्रोजन, एक सोडियम, एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन। तो ये इक्वेशन आपकी बैलेंस हो चुकी है। लेकिन आपने देखा होगा आप जनरली फ्रैक्शंस का यूज नहीं करते हैं ना, अभी क्लास 10th में आप जनरली फ्रैक्शंस का यूज नहीं कर रहे होंगे। तो सिंपल नेचुरल नंबर्स में लाने के लिए मैं क्या करूंगा, पूरी इक्वेशन को उठा के 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ताकि ये 1/2 है ये कैंसिल आउट हो जाए और इसकी जगह सिंपली कोई नेचुरल नंबर आ जाए। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा इसको पूरे को, तो यहाँ पे 2, ये 2, ये 2
और यहाँ पे 1/2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये 1 हो गया। तो अब ये आपकी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। एक बार फाइनल आपको चेक भी करना पड़ता है इक्वेशन बैलेंस हुई कि नहीं हुई। तो देखते हैं, 2 सोडियम के एटम यहाँ, 2 सोडियम के एटम यहाँ, ठीक है, 4 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन एंड 2 हाइड्रोजन, तो 4 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गए, 2 ऑक्सीजन यहाँ और 2 ही ऑक्सीजन यहाँ, यानी ये इक्वेशन आपकी बैलेंस हो चुकी है। तो बेसिक पर्पस क्या है कि दोनों साइड एटम्स को कैसे भी बैलेंस किया जाए। ठीक है, कि जितने एटम्स पर्टिकुलर टाइप के यहाँ हैं रिएक्टेंट साइड हैं उतने ही प्रोडक्ट साइड आपके हो जाए एटम्स। ठीक है, तो जो ये कोफिशिएंट्स आपके आ रहे हैं, ये कोफिशिएंट्स इन्हें कहा जाता है स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, इन्हें कहा जाता है स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। और इनके बारे में हायर क्लासेस में बात होगी, ठीक, डिटेल में। अगला एग्जांपल देखते हैं, तो BaCl2 प्लस Al2SO4 द होल थ्राइस। ठीक है, रिएक्शन को कॉपी करते हैं। तो BaCl2 प्लस Al2SO4 the whole thrice gives BaSO4 plus AlCl3। ठीक है, तो अब मैंने कहा है कि सबस्क्रिप्ट को नहीं बदल सकते, सिर्फ आगे लगे हुए जो कोफिशिएंट है उन्हीं में कुछ चेंज लाया जा सकता है, उन्हीं में मल्टीप्लाई कर सकता हूँ या उसी को किसी से डिवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, तो आगे जो मैं कोफिशिएंट ही ऐड कर सकता हूँ, मैं जो ये सबस्क्रिप्ट हैं इनके साथ कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो एल्यूमिनियम यहाँ कितने हैं, 2 हैं और यहाँ 1 है। तो एल्यूमिनियम एटम को बराबर करने के लिए मैं यहाँ 2 लगा देता हूँ, तो एल्यूमिनियम एटम बराबर हो गए। अब यहाँ पे क्या है, आपके क्लोरीन कितने हो गए, ये 2 लगाने की वजह से ये 6 हो गए, जबकि यहाँ कितने 2 हैं, तो यहाँ आप 3 लगाइए क्योंकि 3 2 जा 6। ठीक है, अब इसकी वजह से बेरियम एटम आप देखेंगे डिसबैलेंस हो गए दोनों तरफ। ठीक है, अब बेरियम एटम है वो बैलेंस नहीं रहे, तो यहाँ 3 बेरियम है तो यहाँ भी 3 बेरियम लगाइए। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि सल्फेट है, सल्फर 3 और ऑक्सीजन 12, देखते हैं 3 सल्फर 12 ऑक्सीजन। ठीक है, ये तो बैलेंस लग रही है, ये देखते हैं एक बार कि बैलेंस हुई कि नहीं हुई। ठीक है, तो 3 बेरियम ओके, दोनों साइड बराबर, 6 क्लोरीन। ठीक है, 2 एल्यूमिनियम और 3 सल्फर 12 ऑक्सीजन। तो ये इक्वेशन भी आपकी बैलेंस होगी, यानी नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड बराबर हैं। नंबर ऑफ एटम्स पर्टिकुलर एलिमेंट के दोनों साइड बराबर हैं, तो यानी ये इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। तो इतना सिंपल होता है, आप आसानी से इसको बैलेंस कर सकते हैं। सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि सबस्क्रिप्ट को चेंज नहीं करना है और सिर्फ कोफिशिएंट्स ही मैं लिख सकता हूँ, आगे नंबर से ही मल्टीप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। ठीक है, अगला है कि फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कैसे दिखाया जाए। ठीक है, फिजिकल स्टेट्स की बात करते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि कभी कभी आपके रिएक्शन मिक्सचर में, यानी आप जो सब्सटेंसेस लेते हो वो कभी कभी सॉलिड होते हैं, कभी लिक्विड हैं, कभी गैस है या कभी वाटर में डिजॉल्व है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में मुझे क्या करना पड़ता है कि अपने केमिकल रिएक्शन में इस बात को भी, यानी अपनी केमिकल इक्वेशन में इस बात को भी रिप्रेजेंट करना पड़ता है कि कौन सा एलिमेंट, कौन सा कंपाउंड किस फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, तो यानी उसकी फिजिकल स्टेट भी मुझे बतानी पड़ेगी। ठीक है, देखते हैं इसको। तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि सॉलिड के लिए, जब सॉलिड को रिप्रेजेंट करना हो तो मैं ब्रैकेट में जो भी आपका सब्सटेंस है उसके आगे ब्रैकेट लगाऊंगा और उसमें लिख दूंगा स्मॉल एस। ठीक है, उसमें लिख दूंगा मैं स्मॉल एस। उसके बाद तो स्मॉल एस फॉर सॉलिड, अगर आपका सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में है। ठीक है, आपका रिएक्टेंट या प्रोडक्ट सॉलिड स्टेट में है तो उसके लिए स्मॉल एस यूज कर लेना। लिक्विड स्टेट में है तो स्मॉल एल, लिक्विड स्टेट। और अगर गैसियस स्टेट में है आपका रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट तो उसको स्मॉल जी से रिप्रेजेंट कर देना। इसके अलावा आप एक ही और देख रहे होंगे कि इसका मतलब होता है एक्वस,
इसका मतलब होता है एक्वस। तो एक्वा मीन्स क्या होता है? वाटर। ठीक है, एक्वा मीन्स होता है वाटर। तो एक्वस जो आपके क्या होते हैं? एक्वा सॉल्यूशन जो जब किसी भी चीज को मैं वाटर में डिसॉल्व कर दूं, जब किसी भी चीज को मैं वाटर में डिसॉल्व करूं और वो वाटर में सॉल्युबल हो जाए, उसका सॉल्यूशन वाटर में, सॉल्यूशन इन वाटर को कहते हैं एक्वस। कि वाटर में इस पर्टिकुलर सब्सटेंस का सॉल्यूशन बनाया गया है, तो ये एक्वस है। ठीक है, वाटर में इस पर्टिकुलर सब्सटेंस का सॉल्यूशन बनाया गया, तो उसके आगे एक्वस लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब जो गिवन केमिकल इक्वेशंस हैं इनको फिर से बैलेंस करते हैं। देखिए, इनमें स्टेट ऑफ सब्सटेंस भी लिखी हुई है पर्टिकुलरली। ठीक है, इनमें स्टेट्स ऑफ सब्सटेंस भी रिप्रेजेंटेड है, और काफी बार क्वेश्चंस में आपको बता दिया जाएगा कि सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, या सॉल्यूशन इन वाटर है। ठीक है, उसके हिसाब से आपको स्टेट खुद भी रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी, है ना, हर बार गिवन नहीं होता। तो एक्वस यानी सॉल्यूशन इन वाटर, इस बात को याद रखेंगे। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने की पॉइंट। तो आइए अब गिवन इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। तो पहली इक्वेशन कॉपी करते हैं, BaCl2 एक्वस प्लस Na2SO4 aqueous gives BaSO4 solid, BaSO4 solid प्लस NaCl aqueous। aqueous मतलब तो NaCl है उसका सॉल्यूशन वाटर में। ठीक है, कि वाटर में सॉल्युबल है NaCl। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं। तो बेरियम एक ही एक है, लेकिन क्लोरीन यहाँ पे 2 है। ठीक है, यहाँ क्लोरीन एक ही है, तो यहाँ 2 लगा दो। ठीक है, यहाँ पे 2 लगा देंगे, इसकी वजह से सोडियम यहाँ पे 2 हो गए, और सोडियम ऑलरेडी यहाँ 2 है। तो यानी ये इक्वेशन अब बैलेंस हो चुकी है। इसको देख लेते हैं एक बार, फिर रीचेक करते हैं। तो बेरियम 1 है, बेरियम इस तरफ भी 1 है, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन यहाँ भी 2 है। ठीक है, सोडियम के 2 एटम्स, सोडियम के 2 एटम्स इधर भी हैं, सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, और ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4। ये आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, अगर बेरियम सल्फेट के आगे मैंने सॉलिड लिख दिया, यानी आप आगे देखेंगे कि बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बन रहा है, बेरियम सल्फेट का इसमें प्रेसिपिटेट बन रहा है। ये आपको आगे बताया जाएगा कि ये सॉल्यूशन में सॉल्युबल नहीं है, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ये इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट यानी इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस के फॉर्म में प्रेजेंट होगा, इसलिए इसके आगे सॉलिड लगा दिया गया, सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो अगली इक्वेशन में आप ध्यान से देखेंगे तो सोडियम 1 है। ठीक है, और यहां भी एक सोडियम, उसके बाद ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन यहां भी 1 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, और क्लोरीन 1 है, क्लोरीन 1 है। तो काफी बार इक्वेशंस हैं जो आपके ऑप्शनल क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आएंगे, उनमें इक्वेशन बैलेंस भी दे दी जाती है। तो ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ये इक्वेशन आपकी ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ऑलरेडी बैलेंस्ड। ओके, ये इक्वेशन आपकी ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ठीक है, तो जब आपकी केमिकल इक्वेशन में स्टेट को भी रिप्रेजेंट कर दिया जाए, आपकी केमिकल इक्वेशन में सब्सटेंसेस की स्टेट्स को भी रिप्रेजेंट कर दिया जाए, तो ऐसी इक्वेशन को बोलते हैं कंप्लीट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। ये कंप्लीटली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस हैं ये, और ये अब प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन है कि आपने नंबर ऑफ एटम्स भी इक्वल कर दिए, और पर्टिकुलर सब्सटेंसेस की स्टेट्स भी आपने प्रॉपरली दिखाई हैं। ठीक है, कि किस फिजिकल स्टेट में वो प्रेजेंट है। ठीक है, रिएक्शन मिक्सचर में या प्रोडक्ट्स में किस फॉर्म में वो प्रेजेंट है, फिजिकल स्टेट क्या है। तो इतना हमने आज सीखा। ठीक है, कि कैसे इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे। तो इक्वेशंस को बैलेंस करना इतना टफ नहीं है, सिंपली आपको एटम्स को बैलेंस करना है, या एटम्स को इक्वल करना है, दोनों साइड पर्टिकुलर टाइप के एटम। तो पर्टिकुलर टाइप के एटम है उसको रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, दोनों साइड आपको इक्वेट करना है, इक्वल करना है। ठीक है, इसके लिए आप प्रॉपर कोफिशिएंट्स का यूज कर सकते हैं, मल्टीपल्स 1 2 3 4,
जो भी मल्टीपल्स आपको यूज़ करने हो उनका आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने फ्रैक्शंस में भी बताया, लेकिन फ्रैक्शंस में आपको क्या करना पड़ेगा कि उसको वापस नेचुरल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए पूरी इक्वेशन को 2 से या जिस भी पर्टिकुलर नंबर से आप मल्टीप्लाई करें वो आपको करना पड़ेगा। केमिकल रिएक्शन है वो होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, वो होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो वर्ड कॉम्बिनेशन से क्या समझते हैं कि कोई 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें कंबाइन करती हैं। तो वैसे ही कुछ कॉम्बिनेशन रिएक्शन में होता है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करेंगे, जब 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करेंगे और मुझे एक सिंपल और सिंगल प्रोडक्ट मिले, जब 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करें और मुझे एक सिंगल प्रोडक्ट मिले, तो ऐसे केस में जो रिएक्शन होता है उसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल देखते हैं। तो बात हो रही है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे आसान एग्जाम्पल आपका H2 प्लस O2 गिव्स H2O। तो इस एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि रिएक्टेंट तो दो हैं, मगर प्रोडक्ट एक सिंगल बन रहा है, यानी प्रोडक्ट एक ही बन रहा है जबकि रिएक्टेंट 2 हैं। तो ऐसे रिएक्शन जिनमें रिएक्टेंट तो 2 या 2 से ज्यादा होंगे, फिर वो उनके बीच में रिएक्शन होगा और मुझे एक सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा। तो ऐसे रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है कि रिएक्टेंट कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो ऐसे रिएक्शंस जिनमें एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर रिएक्टेंट्स, कि 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन करेंगे और मुझे एक सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। तो लास्ट क्लास में एक एग्जांपल डिस्कस किया था, जैसे कि C प्लस O2 गिव्स CO2। कोल को बर्न कर रहा हूं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। एकदम सिंपल रिएक्शन है। तो इसमें भी 2 रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक बन रहा है, ठीक है। इसको बैलेंस कर लेता हूं पर वाली इक्वेशन को। 2 ऑक्सीजन यहां, तो 2 ऑक्सीजन यहां हो गए और 4 हाइड्रोजन। तो ये इक्वेशन आपकी बैलेंस हो गई। और ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस है, एक कार्बन यहां, 2 ऑक्सीजन यहां और 2 ऑक्सीजन आपके यहां है, ठीक है। ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड जो आपके एटम्स है वो इक्वल है, ठीक है। तो ये आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुए। और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन में आपने देखा होगा कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, ये कंबाइन कर रहे थे तो एक सिंगल प्रोडक्ट मिल जा रहा था। तो ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ 2 लगाइए, मैग्नीशियम 2 तो यहाँ 2 लगाइए। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है वो कंबाइन कर गए और मुझे एक सिंगल प्रोडक्ट मिला जो था मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो सिंपल डेफिनेशन है, ऐसे रिएक्शन जिनमें 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स, ऐसे रिएक्शंस जिनमें 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट देंगे, तो ऐसे रिएक्शंस को कहा जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। एग्जांपल आपके सामने है, ठीक है। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। व्हाइट वॉश एंड कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तो आपने अपने घरों में देखा होगा कि व्हाइट वॉश होता है, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि कैसे शाइनी फिनिश कैसे आ जाता है व्हाइट वॉश करने से, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि एक व्हाइट कलर का पाउडर लाते हैं, जो पेंटर होते हैं वो एक व्हाइट कलर का पाउडर लाते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें कैल्शियम ऑक्साइड होता है। जब उसको मैं क्या करता हूं, वाटर में डिसॉल्व करता हूं। जब कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व किया तो क्या बनता है, स्लेक्ट लाइम या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस प्रोसेस के दौरान हीट भी जनरेट होती है कि जो आपका कंटेनर होता है वो थोड़ा हीट कर जाता है, ठीक है, वो गर्म होने लगता है। तो अब जो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया है, इसको आपके वॉल्स पे पेंट किया जाता है और समय के साथ 1-2 दिन में आप देखेंगे कि शाइनी फिनिश वॉल्स पे आ जाता है। तो होता क्या है, जो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जिसको मैंने वॉल्स पे पेंट किया है, ठीक है, ये धीमे धीमे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करने लगता है और क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। और यही कैल्शियम कार्बोनेट रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी वॉल्स के शाइनी फिनिश के लिए। तो ये फिनोमिना या ये रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं आपके व्हाइट वॉश में। जब व्हाइट वॉश घर में कराया जाता है तो ये रिएक्शंस आपके इन्वॉल्व होते हैं। तो इतना ध्यान रखेंगे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि किस सब्सटेंस का सॉल्यूशन या एक्वा सॉल्यूशन व्हाइट वॉश में यूज किया जाता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड है, उसका सॉल्यूशन, यानी कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड का एक्वा सॉल्यूशन यूज किया जाता है आपके व्हाइट वॉश में,
ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो सब्सटेंस क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको मैं क्विकलाइन भी कहता हूं, कॉमन लैंग्वेज में क्विकलाइन भी कहा जाता है। ठीक है, तो जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसको वाटर में डिसॉल्व करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है, और इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पेंट किया जाता है वॉल्स पे। ठीक है, इसी सॉल्यूशन को मैं पेंट कर देता हूं वॉल्स पे और फर्दर रिएक्शन आपके सामने है। ठीक है, तो ऐसे घरों में आपके व्हाइट वॉश होता है और वॉल्स पे शाइनी फिनिश आ जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ठीक है, अगली हेडिंग है एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो अभी लास्ट स्लाइड में हमने देखा कि जब मैं कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व कर रहा था तो हीट इवॉल्व हो रही थी। ये देखिए, जब मैं कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व कर रहा था तो हीट इवॉल्व हो रही थी। तो ऐसे रिएक्शंस जिनमें हीट का जनरेशन हो अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, या और मोर कॉमनली एनर्जी प्रोड्यूस हो अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट के बनने के साथ ही एनर्जी का भी प्रोडक्शन हो रहा है। तो ऐसे रिएक्शंस को कहा जाता है आपके एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं? ऐसे रिएक्शंस जिनमें एनर्जी रिलीज हो रही है, और एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और साउंड कैसे भी रिलीज हो सकती है। तो ऐसे रिएक्शंस जिनमें एनर्जी रिलीज हो रही है अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो एनर्जी रिलीज होगी along with the formation of product, ऐसे रिएक्शंस को कहा जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो एंडोथर्मिक क्या है? तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस हैं जिनमें एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। तो ऐसे रिएक्शंस जिनमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उन्हें कहा जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शंस। इनके बारे में बात अभी कुछ देर में होने वाली है। तो इसमें एनर्जी है आपकी एब्जॉर्ब होती है। तो ये डिफरेंस याद रखेंगे। ठीक है, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड और इसमें एनर्जी रिलीज होती है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी रिएक्शंस है? ऐसे रिएक्शंस जिनमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, या जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, जिनके दौरान एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, उन्हें कहा जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। और जब रिएक्शन प्रोडक्ट्स बनने के साथ, रिएक्शन में जब प्रोडक्ट बन रहे हैं और उनके साथ एनर्जी रिलीज हो रही है, तो ऐसे रिएक्शंस को कहा जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो ये डिफरेंस याद रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हमें पढ़ना है कि ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं ये क्या होते हैं। ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं ये क्या होते हैं, इनके बारे में हमें थोड़ा डिस्कस करना है। तो वर्ड डिकम्पोजिशन यानी कोई चीज टूट रही है, डिकम्पोज कर रही है, ब्रेक डाउन हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे कुछ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में होता है। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में क्या होता है कि रिएक्टेंट तो आपका एक होगा, रिएक्टेंट है वो आपका सिंगल होता है, लेकिन प्रोडक्ट है वो सिंपल बनेंगे, कि सिंगल रिएक्टेंट का ब्रेकडाउन से जब मुझे सिंपल प्रोडक्ट मिलते हैं। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शंस को कहा जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो जब सिंगल रिएक्टेंट का ब्रेकडाउन होगा और मुझे सिंपल प्रोडक्ट्स मिलते जाएंगे, जब सिंगल रिएक्टेंट का ब्रेकडाउन होगा और मुझे सिंपल प्रोडक्ट्स मिलते जाएंगे, तो ऐसे रिएक्शन को कहते हैं हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो जो रिएक्टेंट है उसका ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। तो इसमें क्या कर रहे हैं? रिएक्शंस इन विच सिंगल रिएक्टेंट, कि सिंगल रिएक्टेंट है उसका ब्रेकडाउन होगा। ठीक है, और मुझे सिंपल प्रोडक्ट मिलते चले जाएंगे, तो ऐसे रिएक्शंस को कहा जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपने लैब में एक एक्सपेरिमेंट किया होगा कि लेड नाइट्रेट को मैं हीट करता हूं तो ब्राउन कलर की फ्यूम्स जनरेट होती हैं। आइए उसी रिएक्शन को समझते हैं। तो लेड नाइट्रेट PbNO3 था होल ट्वाइस। ठीक है, जब इसको हीट किया जाता है तो क्या बनता है? लेड ऑक्साइड बनती है, प्लस NO2 गैस निकलती, प्लस ऑक्सीजन इवॉल्व होती है। तो जो ब्राउन फ्यूम्स निकलती हैं वो इस नाइट्रोजन की डाइऑक्साइड की वजह से निकलती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये ब्राउन इन कलर होती है। ठीक है, तो इसकी वजह से ब्राउन फ्यूम्स जनरेट होती है। ठीक है, तो मैं डिस्कस कर रहा था कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होते हैं। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में क्या होता है? एक सिंगल रिएक्टेंट, जैसे देख सकते हैं, एक सिंगल रिएक्टेंट है, उसका ब्रेकडाउन होगा और मुझे सिंपल प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ठीक है, मुझे सिंपल प्रोडक्ट मिले, देखो सिंपल प्रोडक्ट मिले 3। ठीक है, सिंगल रिएक्टेंट का ब्रेकडाउन हुआ और मुझे सिंपल प्रोडक्ट मिले, तो ऐसे रिएक्शंस को कहा जाता है
डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन का वर्ड का मीनिंग होता है कि ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। आइए इसको बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं। इसको थोड़ा बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं यह नाइट्रोजन कितने हैं, 2 लगाएंगे हम, ठीक है। अब देखेंगे ऑक्सीजन कितने हो गए। यहां पे ऑक्सीजन है 6, यहां है 2 to the 4 to 6 और 1 7। तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि मैं कोफिशिएंट्स का यूज करता हूं इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। तो अब मुझे इन 7 को 6 बनाना है, तो मैं क्या करता हूं, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं उठा के। देखो बैलेंस हो गई कि लेड 1 है, इधर 1 है, नाइट्रोजन 1 है, सॉरी नाइट्रोजन 2 है, इधर भी 2 है, ठीक है। ऑक्सीजन 6 है, तो 1 और 4 5 और 1 6 ऑक्सीजन, ठीक है। लेकिन फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं छोड़ना है इक्वेशन को, तो मैं क्या करूंगा, पूरी इक्वेशन को उठा के 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो इसके आगे 2 आ जाएगा, लेड नाइट्रेट के आगे, लेड ऑक्साइड के आगे भी 2 आ जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के आगे 4 और ये ऑक्सीजन 1, ठीक है। तो ये क्या है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, और इसी की वजह से ब्राउन फ्यूम्स देखने को मिलती हैं इस रिएक्शन के दौरान, ठीक है। ब्राउन फ्यूम्स के लिए यही गैस रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल था आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं वो 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दूसरा होता है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और तीसरा होता है फोटोलिटिक या फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब बारी बारी से इनके बारे में बात करेंगे। तो पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जिनको हीट की हेल्प से कैरी आउट किया जाए, यानी मैं जो सिंगल रिएक्टेंट है उसका ब्रेकडाउन हीट की हेल्प से कर रहा हूं, तो ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को कहा जाता है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ऐसे रिएक्शंस हैं वो हीट की हेल्प से प्रोसीड करते हैं, ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हीट की हेल्प से प्रोसीड करेंगे। तो डेफिनेशन क्या कहती है, ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जो हीट की हेल्प से प्रोसीड करें, तो ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन को थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। एग्जांपल अभी मैंने दिया ये लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन हुआ, और किसकी वजह से हुआ कि मैंने उसको हीट किया, ठीक है। तो जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट की हेल्प से कैरी आउट किया जाए, तो ऐसे रिएक्शंस को कहा जाता है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। हाँ, तो अगला एग्जांपल देखते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इंडस्ट्री में बहुत यूजफुल होता है, देखते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, CaCO3, ठीक है। जब इसको हीट किया जाता है तो क्या बनता है, CaO आपका क्विकलैंड, और CO2 गैस इवॉल्व होती है। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि ये रिएक्शन भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जिसको हीट की हेल्प से प्रोसीड कराया जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शंस हैं आपके थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस की क्लास में, ठीक है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, और अब पढ़ेंगे हम क्या होते हैं आपके इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होते हैं, ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जिनको इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से कैरी आउट किया जाए, ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जिनको इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से कैरी आउट किया जाए। यानी आपका जो सिंगल रिएक्टेंट है उसका ब्रेकडाउन किसकी हेल्प से होगा, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। तो ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन को इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। सबसे सिंपल एग्जांपल इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, कि वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे, तो H2O है लिक्विड, ठीक है। तब इसके थ्रू मैं इलेक्ट्रोड्स का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी पास करता हूं, इलेक्ट्रिसिटी पास की जाएगी। एक सेकंड, ठीक है।
तो क्या होगा कि जो वाटर मॉलिक्यूल है इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा और मुझे क्या मिलेगा, H2 गैस प्लस O2 गैस। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। ठीक, तो यहां ऑक्सीजन कितने हैं, एक, इधर कितने हैं, दो, तो यहां मैं 2 लगा दूंगा। अब यहां हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, और यहां हाइड्रोजन है 2, तो यहां भी 2 लगा दीजिए। तो ये इक्वेशन अब बैलेंस हो चुकी है। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि इस रिएक्शन के दौरान जो एक गैस है, एक गैस जनरेट हुई है, जो प्रोड्यूस हुई है, उसका अमाउंट ज्यादा है दूसरी गैस के कंपैरिजन में। तो आप देख सकते हैं इस रिएक्शन में कि जो H2 है उसके 2 मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं, जबकि O2 है उसका 1 मोल ही प्रोड्यूस हो रहा है। O2 है उसका 1 मोल ही प्रोड्यूस हो रहा है, यानी H2 है वो डबल अमाउंट में प्रोड्यूस हुई एज कंपेयर टू द O2। इसलिए जो H2 गैस है, बैलेंस्ड इक्वेशन के हिसाब से देखेंगे, जब 2 मोल वाटर का डिकम्पोजिशन होगा, 2 मोल वाटर के मॉलिक्यूल्स का डिकम्पोजिशन होगा, तो क्या 2 मोल H2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, 2 मोल H2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे और 1 मोल मुझे मिलेगा O2 गैस। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो H2 का अमाउंट है वो डबल है एज कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ O2। इसी वजह से इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस है वो डबल अमाउंट में प्रोड्यूस होती है एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन गैस। और रेशियो क्या होता है हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का 2:1। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये एग्जाम्स में पूछा जाता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ये रेशियो याद रखना। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट रिएक्शन आपका आता है वो है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जिनको लाइट की हेल्प से प्रोसीड कराया जाए, तो ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को कहा जाता है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो आइए इनका एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन सीधे करेंगे कि ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जिनको लाइट की हेल्प से प्रोड्यूस किया, लाइट की हेल्प से प्रोसीड कराया जाए। ठीक है, तो ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को कहा जाता है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल सबसे आसान कि सिल्वर क्लोराइड लिया, ठीक है, और इसको सनलाइट में मैंने रख दिया। सिल्वर क्लोराइड लिया और इसको मैंने सनलाइट में रख दिया। ठीक है, तो क्या प्रोड्यूस होता है, सिल्वर सॉलिड प्लस Cl2 गैस। ठीक है, बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, तो इस रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि सिल्वर क्लोराइड है उसका डिकम्पोजिशन हो रहा है किसकी हेल्प से, सनलाइट की हेल्प से। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शंस जो प्रोसीड करेंगे या ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जो प्रोसीड करेंगे विद द हेल्प ऑफ लाइट, उन्हें कहा जाएगा फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो तीनों में डिफरेंस आपको याद रखना है। ठीक है, कि क्या होते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, क्या होते हैं आपके फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और क्या होते हैं आपके इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। इन बातों को आपको ध्यान में रखना है, ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होते हैं। तो डिस्प्लेस यानी किसी चीज को डिस्प्लेस किया जा रहा है, कोई किसी चीज को डिस्प्लेस कर रहा है, रिप्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, वर्ड से। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होते हैं, जब मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट। जब मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करेगा लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन या कंपाउंड से, तो ऐसे रिएक्शंस को कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। एग्जांपल देखते हैं, सबसे आसान एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे। तो क्या मैं लेता हूं कि मैं कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन लेता हूं और उसमें आयरन की नेल्स यानी आयरन की नेल्स को मैं डिप करता हूं। ठीक है, ये आयरन की नेल्स हैं और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। तो सभी को पता होगा कि जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है वो ब्लू इन कलर होता है। ठीक है, तो जब इसमें मैं शाइनी न्यू आयरन की नेल्स डिप कर देता हूं, तो और इस रिएक्शन मिक्सचर को कुछ समय के लिए मैं छोड़ देता हूं, इस सेटअप को मैं 1-2 घंटे के लिए छोड़ देता हूं। तो
तो जब 1-2 घंटे बाद मैं वापस आता हूं तो मैं क्या देखता हूं, जो आयरन की नेल थी उस पर ब्राउन कोटिंग हो जाती है। आयरन की नेल थी उस पर ब्राउन कोटिंग हो गई, ठीक है। और जबकि जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था वो फेड कर गया, ठीक है, वो फेड हो गया। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था वो फेड हो गया। तो ऐसा क्या हुआ कि ये सॉल्यूशन फेड कर गया और इस पे ब्राउन कलर की कोटिंग हो गई। रिएक्शन को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि कॉपर सल्फेट का मैंने सॉल्यूशन लिया है, कॉपर सल्फेट का मैंने सॉल्यूशन लिया है, ठीक है। तो इसमें क्या मैंने आयरन की नेल्स को डिप कर दिया। तो जब मैं रिएक्शन को समझना चाहा तो मुझे क्या पता चला कि आयरन ने कॉपर को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर दिया है, यानी आयरन है वो सॉल्यूशन में चला गया और जो कॉपर है उसको डिस्प्लेस कर दिया गया, ठीक है। जिसकी कोटिंग हो गई है, जो ये ब्राउन कलर की कोटिंग है, दिस वन, ये किसकी कोटिंग है, ये कॉपर की कोटिंग है, ठीक है। ये कॉपर है, इस पे डिपॉजिट हो गया है। ये नेल के ऊपर क्या डिपॉजिट हो गया, कॉपर डिपॉजिट हो गया नेल के ऊपर। आयरन की नेल थी उसके ऊपर कॉपर डिपॉजिट हो गया, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शंस, तो इसमें मैं क्या देख रहा हूं, इस रिएक्शन में देख रहा हूं कि आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया उसके सॉल्यूशन से। तो ऐसे रिएक्शंस जिनमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देगा लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन या कंपाउंड से, तो ऐसे रिएक्शन को कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो मुझे इससे यहां से समझ आता है कि जो आयरन है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, आयरन है वो कॉपर से मोर रिएक्टिव है, ठीक है। तो इतना मुझे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में समझ आया, ठीक है। तो अब आगे हम बात करेंगे कि क्या होते हैं आपके डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस और उनको समझने की कोशिश की जाएगी। तो एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं इसको, कि जब मैं बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लेता हूं और इसको मिक्स करता हूं सोडियम सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ, इसको मिक्स कर देता हूं, ठीक है। तो मुझे क्या देखने को मिलता है कि एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन जाता है, ठीक है, जो कि किस चीज का होता है, बेरियम सल्फेट का, ठीक है। और साथ में सोडियम क्लोराइड एक्वस बनता है। तो बैलेंस कर लेते हैं इसको, तो यहां लगा दीजिए, बैलेंस हो गई। तो इस रिएक्शन में मैं देखूंगा कि क्या हो रहा है कि बेरियम है, तो बेरियम है वो सोडियम की जगह ले रहा है, जबकि सोडियम है वो बेरियम की जगह ले रहा है। देख सकते हैं, बेरियम है उसने सोडियम की जगह ले ली और सल्फेट के साथ आया, और सोडियम है उसने बेरियम की जगह ली और वो क्लोरीन के साथ चला गया, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शंस जिनमें एक्सचेंज ऑफ आयंस हो जाए, आयंस का एक्सचेंज हो जाए बिटवीन द रिएक्टेंट्स, ऐसे रिएक्शंस जिनमें आयंस का एक्सचेंज हो जाए बिटवीन द रिएक्टेंट्स, उन्हें कहा जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का ये एक बढ़िया एग्जांपल। तो ये अब प्रेसिपिटेट जो मैं बोल रहा हूं ये क्या होता है, इस शॉर्ट में लिखते हैं पीपीटी से। ये प्रेसिपिटेट क्या होता है, तो प्रेसिपिटेट आपका होता है insoluble solid substance, तो जो इस रिएक्शन के दौरान जो ये इंसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस बना है बेरियम सल्फेट, ये सॉल्युबल नहीं होता है, तभी इंसॉल्युबल है, ठीक है। ये सॉल्युबल नहीं होता है, तो इसी इंसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस को कहा जाता है प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो और ऐसे रिएक्शंस जिनमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो, उन्हें कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस,
इस बात को ध्यान रखेंगे। प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस क्या होते हैं? ऐसे रिएक्शंस जिनमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो उन्हें कहा जाता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। तो ये आपका एग्जांपल है एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी, क्योंकि इसमें एक प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ ये हो गए आपके डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्या है ऑक्सीडेशन और क्या होता है रिडक्शन? ठीक है, तो ऑक्सीडेशन क्या होता है आपका कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। ठीक है, कि गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन बाय अ सब्सटेंस, तो इसको कहा जाता है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन का एडिशन हो जाए या हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाए सब्सटेंस से, तो ऐसे रिएक्शन को कहा जाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो जहां से स्टार्ट किया तो वहीं पे आते हैं कि जब मैंने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या हुआ था कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गई थी। तो इसमें क्या किया, मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन को गेन किया। तो गेन ऑफ ऑक्सीजन बाय अ सब्सटेंस इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो यहां मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। या फिर इसके बाद मैंने कहा था कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को गेन कर रहा है। गेन ऑफ ऑक्सीजन बाय अ सब्सटेंस इज ऑक्सीडेशन। उसके अलावा लॉस ऑफ ऑक्सीजन बाय अ सब्सटेंस और गेन ऑफ हाइड्रोजन बाय अ सब्सटेंस, कि ऑक्सीजन का लॉस हो या हाइड्रोजन का गेन हो, ऑक्सीजन का लॉस हो या हाइड्रोजन का गेन हो किसी भी सब्सटेंस के द्वारा, तो कहेंगे कि उसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो रिडक्शन में क्या होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन। एग्जांपल देखते हैं। तो सबसे बढ़िया एग्जांपल कि मैंने कॉपर का पाउडर लिया, कॉपर पाउडर लिया जो ब्राउन इन कलर होता है। ठीक है, ब्राउन इन कलर होता है, उसको मैंने हीट करना स्टार्ट किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या हुआ कि कलर है जो ये ब्राउन से ये ब्लैक हो गया। तो फिर चेक किया गया कि ऐसा क्या हुआ कि कलर ब्राउन से ब्लैक हो गया। तो मैंने देखा कि कॉपर ने क्या किया, ऑक्सीजन को गेन कर लिया और कॉपर की ऑक्साइड बना ली। कॉपर की ऑक्साइड इसने बना ली। बैलेंस करते हैं इसको। ठीक है, और ये जो कॉपर की ऑक्साइड है COO, यही ब्लैक इन कलर होती है। ठीक है, तो इसमें मैं क्या देख रहा हूं कि कॉपर है ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, तो कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। फिर मैंने क्या किया कि जो ये कॉपर ऑक्साइड बन गई, इसके ऊपर से मैंने हाइड्रोजन गैस को पास करना स्टार्ट किया। जब मैंने ये जो कॉपर ऑक्साइड बनी, इसके ऊपर से हाइड्रोजन गैस को पास किया, इसके थ्रू हाइड्रोजन गैस को पास किया, तो मैंने देखा कि कलर है वो ब्लैक से वापस ब्राउन में आ गया। तो ऐसा क्या हुआ, इसमें क्या हुआ कि जो प्रोडक्ट बने वो है कॉपर का पाउडर और प्लस H2। ठीक है, तो इसमें मैं देख रहा हूं कि कॉपर ने क्या किया, ऑक्सीजन का लूज कर दिया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और हाइड्रोजन ने क्या किया, ऑक्सीजन को गेन किया। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शंस जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होते हैं उन्हें कहा जाता है रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, क्योंकि जहां ऑक्सीडेशन होता है वहां रिडक्शन जरूर होगा, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ ही होते हैं। तो आगे पढ़ते हैं कि ये रिडॉक्स रिएक्शन क्या है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। यहां पे मैं देखूंगा कि कॉपर ऑक्साइड है, उसका रिडक्शन हो गया कॉपर में, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन को लूज कर दिया। यहां क्या हुआ, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। और यहां क्या हुआ कि हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को गेन किया। यहां क्या हुआ, गेन ऑफ ऑक्सीजन। सो गेन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया और कॉपर की जो ऑक्साइड थी उसका हो गया रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं कि ऑक्सीजन के टर्म्स में गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन बाय अ सब्सटेंस।
गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन बाय ए सब्सटेंस इज नोन एज ऑक्सीडेशन, वेयर एज लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन बाय ए सब्सटेंस इज नोन एज रिडक्शन। तो रिडक्शन में क्या होता है कि सब्सटेंस वो ऑक्सीजन को लूज कर देगा और हाइड्रोजन को ऐड कर देगा, इन दोनों में से एक काम करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो हाँ, रिडॉक्स की बात चल रही थी, तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं? तो जैसा कि मैंने बताया कि जहां ऑक्सीडेशन है वहां रिडक्शन हो, और जहां रिडक्शन है वहां ऑक्सीडेशन भी। ठीक है, तो जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं ये एक साथ होते हैं। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शंस जहां ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस एक साथ हो रहे हो उन्हें कहा जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है कि एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है और दूसरे सब्सटेंस का हो जाता है रिडक्शन, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है वो साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। तो ऐसे रिएक्शंस को कहा जाता है रिडॉक्स रिएक्शंस। देखते हैं, तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस अकर साइमल्टेनियसली, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस अकर साइमल्टेनियसली, दैट इज एक रिएजेंट है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा जबकि दूसरा रिएजेंट है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो ऐसे रिएक्शंस को कहा जाता है आपके रिडॉक्स रिएक्शन की ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रहा है। तो रेडॉक्स, देखिए रिडक्शन से रेड और ऑक्सीडेशन से ऑक्स, रेडॉक्स। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन को कहा जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। तो जो ये एग्जांपल मैं डिस्कस कर रहा था, तो इसमें क्या हुआ, इसमें कॉपर ऑक्साइड है उसका रिडक्शन हो गया, तो कॉपर ऑक्साइड है उसका हो गया रिडक्शन, जबकि जो हाइड्रोजन था उसका हो गया ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसने ऑक्सीजन को गेन किया और इसने ऑक्सीजन को लूज कर दिया। बहुत बढ़िया एग्जांपल है। ठीक है, तो ये होते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है कि एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है और दूसरे सब्सटेंस का हो जाता है रिडक्शन। ठीक है, तो यानी जब एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो दूसरे का रिडक्शन हो जाए, यानी कि जो रिडॉक्स रिएक्शन है उनमें साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन होता है। आगे देखते हैं। हाँ, कुछ और एग्जांपल देखते हैं रिडॉक्स रिएक्शन के। ठीक है, तो यहां पे मैं देखूंगा रिडॉक्स रिएक्शन के एग्जांपल्स में कि जिंक ऑक्साइड है, ठीक है, ZnO है और इसका रिएक्शन होता है कार्बन के साथ। ठीक है, तो इसमें मैं देखूंगा कार्बन ने क्या किया, ऑक्सीजन को गेन किया, जबकि जिंक ऑक्साइड ने ऑक्सीजन को लूज कर दिया। तो जिंक ऑक्साइड का क्या हो गया, रिडक्शन, और कार्बन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, क्योंकि लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन वेयर एज गेन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। ठीक, आगे देखिए, इस केस में देखिए ये मैग्नीज डाइऑक्साइड है, इसने ऑक्सीजन को लूज कर दिया, मैग्नीज डाइऑक्साइड है इसने ऑक्सीजन को लूज किया, तो इसका हुआ रिडक्शन, जबकि जो HCl है वो Cl2 में कन्वर्ट हो गया। तो HCl से क्या, हाइड्रोजन का लॉस हो गया, और लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। तो यहां पर भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन एक साथ हो रहे हैं, तो ये भी एक रिडॉक्स का एग्जांपल है। आगे देखते हैं, लेड ऑक्साइड, लेड में कन्वर्ट हो गया, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन, यहां लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है यानी रिडक्शन हो रहा है। यहां देखेंगे, और कार्बन ने क्या किया, ऑक्सीजन को गेन कर लिया, और गेन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। तो ऐसे रिएक्शंस जहां ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रहे हो उन्हें कहा जाता है रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब जब रिडॉक्स रिएक्शन की बात हो गई तो ऑक्सीडेशन के बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ये डेली लाइफ में कैसे देखने को मिलते हैं हमें। ठीक है, और इनका इफेक्ट क्या है हमारी डेली लाइफ में, आइए देखते हैं। ठीक है, तो दो इफेक्ट पढ़ने हैं, पहला पढ़ना है कोरोजन और दूसरा पढ़ना है रेंसिडिटी। ये क्या है कोरोजन और क्या है रेंसिडिटी, इनके बारे में मुझे डिस्कस करना है कि इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन अवर एवरीडे लाइफ। ठीक है, तो आप सभी ने देखा होगा कि ब्रिजेस हैं या बिल्डिंग्स हैं या पुरानी बिल्डिंग्स में आपने देखा होगा कि अगर कहीं आयरन मेटल का यूज हो रहा है, आयरन का यूज हो रहा है, तो आयरन पे क्या होता है, ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस बन जाता है समय के साथ, और हम कहते हैं कि रस्टिंग हो गई आयरन की। ठीक है, रस्टिंग हो गई आयरन की।
यानी जो आयरन था उसका डिग्रेडेशन हो गया, आयरन मेटल था उसका डिग्रेडेशन हो गया। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शंस या ऐसी प्रोसेस जिसमें आपका मेटल्स, स्पेशली आपके आयरन का देखा होगा या फिर कॉपर का देखा होगा कि कॉपर पे ग्रीन कोटिंग हो जाती है, या फिर आपने सिल्वर को भी देखा होगा कि सिल्वर है वो थोड़ा डार्क हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो आपके मटेरियल्स हैं उनका डिग्रेडेशन हो रहा है। ठीक है, तो जब मटेरियल्स खासकर मेटल्स का डिग्रेडेशन हो, ठीक है, कि किसकी वजह से हो रहा है ये, कि आपके एनवायरनमेंट में प्रेजेंट ऑक्सीजन, मॉइस्चर या अदर केमिकल्स की वजह से इनका डिग्रेडेशन हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है कोरोजन। कोरोजन में क्या होता है, आपके मेटल्स का डिग्रेडेशन हो जाता है, उनकी हालत बद से बदतर होती जाती है। ठीक है, और क्यों होता है, क्योंकि ये एनवायरनमेंट में प्रेजेंट या तो एयर, मॉइस्चर या अदर केमिकल्स के साथ रिएक्ट करने लगते हैं। जैसे रस्टिंग के या आयरन के केस में क्या होता है, कोरोजन को कहते हैं रस्टिंग। ठीक है, तो रस्टिंग के केस में क्या होता है, आयरन के केस में क्या होता है, कि आयरन है वो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट कर जाता है और हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बना लेता है। और यही जो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड आपकी बनी है, यही होती है रस्ट आपकी। दिस इज रस्ट। तो समय के साथ क्या होता है कि आयरन है वो ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस बनने के साथ साथ उसका डिग्रेडेशन होता जाता है। तो अब इससे कैसे बचाव किया जाए, कि रस्टिंग से कैसे बचाव किया जाए, क्योंकि रस्टिंग की वजह से हर साल जो कोरोजन होता है, इसकी वजह से हर साल सरकार को लाखों करोड़ों रुपए का लॉस उठाना पड़ता है, क्योंकि जो आयरन मटेरियल है उसको रिप्लेस करना पड़ता है ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो। ठीक है, तो अब कैसे कोरोजन से बचा जाए इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस बारे में डिस्कशन होगा आपके चैप्टर नंबर 3 में। ठीक है, जब हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को स्टडी कर रहे होंगे तो उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन होगा। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका रेंसिडिटी। तो अब हम पढ़ेंगे रेंसिडिटी के बारे में। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आपके घरों में जब रात में सब्जी बन जाती है तो उसको अगर 1-2 दिन छोड़ दिया जाए और रेफ्रिजरेटर में स्टोर ना किया जाए तो काफ़ी केसेस में तो क्या होता है, सुबह तक ही उस सब्जी का टेस्ट बदल जाता है और उसमें स्मेल भी आने लगती है। तो इस केस में हो क्या रहा होता है कि जो आपके फैट और ऑयल प्रेजेंट हैं, फैट से ऑयल्स प्रेजेंट हैं जो आपके सब्जी में, उसका हो जाता है ऑक्सीडेशन। और इसी ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स को कहा जाता है रेंसिडिटी। कि रेंसिडिटी क्या होती है, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स, जिसकी वजह से आपके फूड आइटम्स में चेंज इन टेस्ट और स्मेल हो जाता है, कि स्मेल या टेस्ट में कोई चेंज आ जाता है। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है रेंसिडिटी। ठीक है, रेंसिडिटी में क्या होता है कि ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स, कि फैट्स एंड ऑयल्स का ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिसको मैं आसानी से परख लेता हूं, आसानी से देख लेता हूं कि या तो टेस्ट में या तो स्मेल में चेंज आ जाता है फूड आइटम के आपके। ठीक है, तो मुझे पता चल जाता है कि ये चीज़ खराब हो चुकी है। तो इसी प्रोसेस को कहा जाता है रेंसिडिटी। ठीक है, इसमें प्रोसेस इन्वॉल्व है, इसी को कहा जाता है आपके रेंसिडिटी। ठीक है, तो अब जब रेंसिडिटी के बारे में मैंने पढ़ लिया है, तो अब इस रेंसिडिटी का प्रिवेंशन कैसे किया जाए इस बारे में डिस्कशन करना है थोड़ा। ठीक है, तो कुछ तरीके हैं जिससे रेंसिडिटी को प्रिवेंट किया जा सकता है, कुछ तरीके हैं जिससे रेंसिडिटी को प्रिवेंट किया जा सकता है, उनके बारे में बारी बारी से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला तरीका है कि जब एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन है, ठीक है, जिसकी वजह से हो रहा है ऑक्सीडेशन, अगर मैं फूड आइटम को एयर के कांटेक्ट से ही आने ना दूं, एयर के कांटेक्ट में ही आने ना दूं, तो ऑक्सीडेशन कैसे होगा? और जब ऑक्सीडेशन नहीं होगा फैट एंड ऑयल का, तो रेंसिडिटी कैसे होगी? तो पहला तरीका क्या है कि मैं अपने फूड आइटम को क्या करूं कि एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर दूं, कि वो अपने एनवायरनमेंट में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर ही ना पाए। ठीक है, तो पहला तरीका क्या है कि एयर टाइट कंटेनर्स में अपने फूड आइटम को स्टोर किया जाए। ठीक है, उसके बाद दूसरा तरीका क्या है कि मैं फूड आइटम्स में एंटीऑक्सीडेंट्स यूज कर दूं। अभी एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट्स आपके रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे BHA, BHT है ना, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिजोल, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन,
तो ये आपके एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। इनको जब फूड आइटम्स में ऐड कर दिया जाता है तो उनका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता, ठीक है। तो फैट एंड ऑयल का ऑक्सीडेशन नहीं होता, इसकी वजह से क्या होता है कि फूड की सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। जैसे कि नॉर्मल बटर है आपका, ठीक है, नॉर्मल बटर आपने देखा होगा कि वो 2-3 महीने में खराब हो जाता है, लेकिन जब उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड कर दिए जाते हैं तो उसकी सेल्फ लाइफ है वो 1 साल तक पहुंच जाती है, यानी 1 साल तक वो खराब नहीं होता है, ठीक है। तो अगला तरीका था कि एंटीऑक्सीडेंट्स को ऐड कर दिया जाए। अब आपने देखा हो कि जो आपके चिप्स के पैकेट्स हो गए, तो उनमें क्या होता है कि उनको नाइट्रोजन गैस से फ्रेश कर दिया जाता है, ठीक है, उन्हें नाइट्रोजन गैस से फ्रेश कर दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि उनमें जो पैकेट में जो भी ऑक्सीजन हो वो ऑलरेडी वो निकल जाए, और अब जब ऑक्सीजन ही प्रेजेंट नहीं होगी तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कैसे होगा, यानी आपका ऑक्सीडेशन कैसे होगा। और जब ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो फैट्स एंड ऑयल्स डेंसिटी नहीं करेंगे, यानी डेंसिटी मुझे देखने को नहीं मिलेगी। तो अगला तरीका क्या है कि मैं अपने फूड आइटम जहां स्टोर होने वाले हैं, ठीक है, उसको नाइट्रोजन से फ्लश कर दूं या फूड आइटम को नाइट्रोजन के एनवायरनमेंट में स्टोर करूं, ठीक है। तो ये अगला तरीका है। और आखिरी तरीका है कि मैं रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर दूं, कि फूड आइटम्स हैं उनको रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर दिया जाए, ठीक है। तो इससे भी रेंसिडिटी को रोका जा सकता है। तो हमने सीखा कि कैसे क्या क्या इफेक्ट हैं आपके रेंसिडिटी के और कोरोजन के हमारे डेली लाइफ में। तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने सीखा क्या होते हैं आपके केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन को कैसे डिफाइन किया जाएगा, क्या होगा केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं उनके बारे में हमने स्टडी किया। फिर फर्दर हम आगे बढ़े और हमने केमिकल इक्वेशन को थोड़ा बहुत बैलेंस करना भी सीखा कि कैसे बैलेंस किया जाए केमिकल इक्वेशंस को। देन हमने डिस्कस किया कि केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप्स के होते हैं। जब मैं फर्दर आगे बढ़ा तो मैंने डिस्कस किया कि इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन आवर एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ में ऑक्सीडेशन का इफेक्ट क्या क्या होते हैं, जिसके अंडर मैंने रेंसिडिटी और कोरोजन के बारे में पढ़ा। इसमें रस्टिंग ऑफ आयरन पे मैंने ज्यादा फोकस किया, ठीक है। तो इस तरह से इस चैप्टर को आप प्रिपेयर कर सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनको मैंने डिस्कस किया और उनसे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स को भी डिस्कस किया गया, ठीक है। होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ठीक है। थैंक यू।